जय हिंद दोस्तों। भारत ने अब तक का सबसे बड़ा ऑयल एक्सप्लोरेशन की शुरुआत कर दी है और पाकिस्तान ने, इंडियन आर्मी ने जो वार्निंग उनको इशू किया था उसका एक रिस्पांस दिया है। हमेशा की तरह गीदड़ भभकी एक सो कॉल्ड न्यूक्लियर थ्रेट। और अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए थे रशियन ऑयल को लेके, अब उन सैंक्शंस का वेवर एक्सपायर हो गया और अमेरिका ने रिन्यूअल नहीं किया। तो अब वापस क्या भारत अपनी रणनीति चेंज करेगा, हमारी सरकार चेंज करेगी रशियन ऑयल को लेके। और यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर आज हमला हो गया, बहुत बड़ी डेवलपमेंट। ईरान ने 5 शर्तें जो रखी थी अमेरिका के सामने, वो अमेरिका ने उसे रिजेक्ट कर दिया और अब वॉर को रीस्टार्ट करने की बातें कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और इन सब के बीच में कंगलुओं को बहुत ज्यादा हिम्मत आ चुकी है। आज भारत के ऊपर उन्होंने शर्तें रखी हैं कि जी गंगा का ट्रीटी जब तक रिन्यूअल साइन नहीं होगा तब तक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधरेंगे नहीं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब ये गंगा के ट्रीटी के ऊपर निर्भर होगा, ऐसे शर्तें रखने लगे हैं कंगलू। और बांग्लादेश के बॉर्डर से एक और गंभीर डेवलपमेंट सामने आई है। जमात और सलाफी ग्रुप्स के बीच में समझौता हो चुका है। अब यहां पे यूनाइटेड फ्रंट होगा बांग्लादेश के बॉर्डर पे, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे। यहां पे क्या चल रहा है उस पर भी आज बात करेंगे। और ईरान ने पाकिस्तान के द्वारा अब कुछ नए शर्तें भेजी हैं। ये 5 शर्तें नहीं, कुछ नई चीजें भेजी हैं। और चाइना ने वापस भारत को प्रोवोक कर दिया। विक्टर गाओ लाइन चाहिए उनको मैकमोहन लाइन के बदले। जी हां, ऐसी बातें चाइना की तरफ से हुई हैं, उस टाइम पे हुई हैं जब भारत और चाइना के बीच में रिश्तों को सुधारने की बातें चल रही है, तो उस टाइम पे ये चीज हो जाता है। और पाकिस्तान को चाइना के कैपिटल मार्केट के अंदर इस समय लाया जा रहा है। और भारत के जो बीजेपी के जो फॉरेन अफेयर्स के प्रेसिडेंट हैं, जो यूएस गए थे, उसके बाद में अब खबर आई है कि बांग्लादेश के बीएनपी के साथ एक पॉलिटिकल डायलॉग चल रहा है। इसके अलावा और बहुत सारे और अपडेट्स हैं जो मैं लेके आया हूं, इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले 30 मिनट में दूंगा वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसके लिए लाइक का बटन अभी दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिशन समुद्र मंथन के अंदर अब तक का सबसे बड़ा ऑयल एक्सप्लोरेशन इस समय शुरू हो रहा है बे ऑफ बंगाल और अंडमान के एरिया में। ओएनजीसी ने $20 बिलियन का टेंडर यहां पे निकाला है और यहां पे भारत बहुत सारे फॉरेन कंपनीज को जो एक्सपीरियंस्ड है डीप वाटर ड्रिलिंग के अंदर, उनको भारत इस समय इनवाइट कर रहा है। खास करके ब्रिटिश पेट्रोलियम, एक्सन मोबाइल और टोटल एनर्जीज और पेट्रोब्रास। तो अमेरिकन कंपनीज, यूके की कंपनीज और ब्राजील की एक कंपनी, ये सारे यहाँ पे इस समय काम करेंगे भारत के साथ। और यहाँ पे ये जो एक्सप्लोरेशन होगी, अब यहाँ पे इतना डीप होगा। नॉर्मली आप अगर देखेंगे जितना डेप्थ, जिस डेप्थ पे होता है उस डेप्थ से बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लोरेशन होगा। 12,000 फीट तक डीप तक यहाँ पे ऑयल रिग्स एक्सप्लोर करेंगे ऑयल को। लेकिन यहाँ पे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी देखने को मिली है। 80 दिन के अंदर ये काम शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा ओएनजीसी ने बोल दिया है। मतलब यहाँ पे बहुत फास्ट पेस पे ये एक्टिवेट किया गया है। देखिए, भारत में क्या है ना, देर आई दुरुस्त आई बोलते हैं ना, कहावत है। तो अब और दूसरी भी कहावत है कि प्यास लगे तो कुआं खोदना। तो भारत के अंदर वही है। अभी यहाँ पे ऑयल का शॉर्टेज आ गया तो अचानक यहाँ पे आग लग चुकी है सरकार के अंदर और ये बड़ा मिशन शुरू कर दिया, जबकि ये तो बहुत पहले करना चाहिए था ना। ऐसा थोड़ी है कि ये तेल आज हमको लगा कि जी आज ये तेल हमारे पास है। देखिए, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं बता दूंगा। 1,61,000 लाइन किलोमीटर्स का स्कैन होगा लैंड मास। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ने कहा है कि 2D ब्रॉडबैंड, मरीन सिस्मिक एंड ग्रेविटी मैग्नेटिक डेटा एक्विजिशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। सिंपल में अगर बता दूं तो बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लोरेशन होगा। और बंगाल, पूर्णिया और महानदी का जो बेसिन है, वहाँ पे ऑफशोर वाटर्स जो है, महानदी और गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर से जो बहुत ज़्यादा जो डेल्टाइक सेडिमेंट जो निकलता है बे ऑफ बंगाल के अंदर, वहाँ पे जो माना जाता है 10 किलोमीटर तक का थिकनेस है अंडर वाटर के अंदर। लेकिन वहाँ पे माना जा रहा है गैप्स के अंदर बहुत ज़्यादा तेल भर भर के पड़ा हुआ है। तो उसके एक्सप्लोरेशन इस समय चल रही हैं। अंडमान बेसिन के अंदर भी यहाँ पे अल्ट्रा डीप वाटर्स पे यहाँ पे एक्सप्लोरेशन चल रही है। मतलब 3,000 मीटर्स, मतलब 12,000 फीट
डीप यहाँ पे एक्सप्लोरेशन चल रही है। नॉर्मली इतने डेप्थ में नहीं होता, जनरली बता रहा हूँ मैं। तो ये बहुत डीप एक्सप्लोरेशन चल रहा है। और कृष्णा गोदावरी बेसिन में तो ऑलरेडी हमारे कुछ प्रूवन एसेट्स हैं आंध्र प्रदेश के कोस्ट के पास, तो वहां पे अब और अल्ट्रा डीप वाटर ब्लॉक्स के अंदर देख रहे हैं और हम खोद रहे हैं। तो ये जो ड्रिल, बेबी ड्रिल जो है वो भारत इस समय कर रहा है। और हमारी जो कावेरी बेसिन जो है वहां पे भी इनफैक्ट एक्सप्लोरेशन हो रहा है, जो इनफैक्ट श्रीलंकन मैरीटाइम बाउंड्री के पास यहाँ पे ये चीजें चल रही है। पूरा यहाँ पे 3D मैपिंग किया जा रहा है। $20 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। और इसमें जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की जरूरत होती है वो मात्र कुछ ही कंपनीज के पास है पूरे विश्व में। इसलिए ये बड़े बड़े 4-5 जो कंपनीज हैं इनको भारत इस समय इन्वॉल्व कर रहा है। और हमारी जो सरकार है वो इनको इनके साथ इसलिए भी एंगेज कर रहा है क्योंकि अब बे ऑफ बंगाल के अंदर कहीं ना कहीं एक कंपटीशन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अब अमेरिकन कंपनीज वैसे भी बांग्लादेश के कोस्ट के सामने एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। हमने इस चैनल में 2 दिन पहले डिस्कस किया था, राइट। और आज ये टेंडर का खबर आया। वैसे मार्च के महीने में आ गया था ये खबर, लेकिन टेंडर अब 2 दिन पहले इसका भी निकला था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे साथ में चल रही हैं। और पाकिस्तान का फील्ड मार्शल का जो लाहौरी चूर्ण देने वाला आर्म्ड फोर्सेस का जो स्पोक्स पर्सन, टेररिस्ट का बच्चा, उसने DGISPR ने आज एक सो कॉल्ड जवाब दिया कि जी ये बहुत प्रोवोकेटिव है। कंप्लेन किया, भारत ने बहुत प्रोवोकेटिव भाषा का उपयोग किया है, ये वॉर मॉन्गरिंग है। और उन्होंने कहा थ्रेटनिंग अ सॉवरेन न्यूक्लियर नेबर विद एलिमिनेशन फ्रॉम ज्योग्राफी इज नॉट स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग और ब्रिंकमैनशिप, इट इज शियर बैंक्रप्सी ऑफ कॉग्निटिव कैपेसिटी। पाकिस्तानी, जाहिल पाकिस्तानी 70% जिन लोगों का दिमाग खराब है, लिटरली अगर टू पुट इट इन अ ब्लंट वे, वो भारत के कॉग्निटिव कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। जो लोग अपनी खुद की सैटेलाइट तक बना नहीं पाया आज तक, वो हमारी कॉग्निटिव की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। मैडनेस एंड वॉर मॉन्गरिंग, geographic obliteration would certainly be mutual and comprehensive। देखिए अब उन्होंने ये कहा कि जी अगर भारत न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है, उनको ऐसा लगा कि भारत न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है, जबकि हमने तो कोई न्यूक्लियर का वर्ड भी हमारे आर्मी चीफ ने इस्तेमाल नहीं किया, राइट। हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि जी ज्योग्राफी और हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। अब पाकिस्तानियों के दिमाग में बस एक ही चीज घूमते रहता है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर। तो उन्होंने बोला न्यूक्लियर तो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगा। तो देखिए सच बात तो यह है कि ये म्यूचुअल नहीं होगा, ठीक है। ये भांडा तो हमने बहुत पहले फोड़ दिया था, ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, एयर स्ट्राइक्स कर दिए, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर घुस के भी बॉम्बिंग कर दिए, न्यूक्लियर साइट में तक हमने बॉम्बिंग कर दिया। तो ये जो न्यूक्लियर वाला लाहौरी चूर्ण अब नहीं चलेगा। DGISPR जो दे रहा है ना, ये बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है। और म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, ये आपने देख लिया एयर डिफेंस सिस्टम्स ने कैसे काम किया है, ठीक है। अगर म्यूचुअल नहीं होगा ये, और अगर एक्सचेंज, अगर इन थियरी बता रहा हूँ, रियलिटी की बात नहीं कर रहा, इन थियरी अगर होगा तो भारत सर्वाइव करेगा, लेकिन पाकिस्तान वाइप ऑफ हो जाएगा। पाकिस्तान, सच्ची में बता रहा हूँ, इट वोंट एग्जिस्ट अगर ये एक्सचेंज होगा तो, लेकिन भारत फिर भी सर्वाइव कर लेगा। तो इसीलिए पाकिस्तान को ये बातें नहीं करनी चाहिए और सरेंडर कर लेना चाहिए जैसा वो हमेशा करता है। और उनकी हिम्मत तो देखो। इंडिया नीड्स टू रिकनसाइल विद पाकिस्तान सैलियंस एंड लर्न टू पीसफुली कोएग्जिस्ट विद इट। अब पीस हमें ये जाहिल 2% के टेररिस्ट पाकिस्तानी सिखाएंगे हमें पीस। हुबरिस्टिक, जिंगोइस्टिक, मायोपिक, ये जो DGISPR वाला टेररिस्ट का बच्चा जो है, US सैंक्शन टेररिस्ट का बच्चा जो है, वो कुछ ही दिन पहले बोल रहा था कि भारत के जो DGMOs है वो अंग्रेजी में क्यों बात कर रहे हैं। आज बड़ा अंग्रेजी झाड़ रहा है, हुबरिस्टिक। पता नहीं ChatGPT से कहीं से तो देख लिया होगा, उसने लिख लिया होगा। तो चलो अच्छी बात है, हमारे जो आर्मी चीफ है उनको उनकी बात से दिल पे लगी, DGISPR को बोलने दो, तकलीफ हो रहा है उनको। देखिए भारत की तरफ से देखिए तो एक कंसर्निंग डेवलपमेंट यह है कि US ट्रेजरी का जो सो कॉल्ड वेवर था रशियन ऑयल को लेके, वो एक्सपायर होने दिया गया है। जी हाँ, अब 16 तारीख को, कल के दिन एक्सपायर हो गया वो 1 महीने का जो था। अब $100 क्रूड पे आ चुका है, ब्रेंट जो है। और अब यहाँ से तो बढ़ने ही वाला है, क्योंकि अमेरिका, अभी आगे मैं बताऊंगा इस अपडेट के अंदर कि कैसे वॉर जो है अब एस्केलेट होने वाला है। तो इन हालातों के अंदर ये जानबूझ के स्कॉट बेसेंट जो है, अमेरिका ने, उन लोगों ने ये इसको रिन्यू नहीं किया, जबकि डेमोक्रेट्स जो हैं, सेनेटर्स, वो बोल रहे हैं कि इसको हमें एक्सटेंड कर लेना चाहिए। और इनफैक्ट अमेरिका के अंदर भी भाव बढ़ चुका है पेट्रोल और डीजल का।
तो अब भारत की सरकार की स्ट्रेटजी क्या है, अगले कुछ दिनों में हम मॉनिटर करेंगे कि ये वेवर के बाद में, अभी तो वेवर नहीं है, तो हमारी सरकार क्या करती है, हम इसको कैसे डील करेंगे, इसको हम इस चैनल में ट्रैक करेंगे। दोस्तों, इस बात पे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि ये चीजें हम बारीकी से ट्रैक करते हैं इस चैनल के अंदर। ऐसी कोई खबर नहीं है जो हमारी नजरों से इस चैनल में बचती है। कभी एक आध खबर डेली अपडेट में रह भी जाए तो अगले दिन के अपडेट में कवर हो जाता है। देखिए, एक छोटी सी खबर है, मैंने प्रीव्यू में नहीं बताया लेकिन मैं अभी बता रहा हूं। आज 2 घटनाएं हुई, ट्रेन्स में आग लगी। अभी देखिए, मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक कॉमन पैटर्न है। हैदराबाद जयपुर के ट्रेन में, कोचेज में, हैदराबाद स्टेशन के अंदर आग लगे। 2 कोचेज में आग लग गए और यहाँ पे B1 कोच में लगा था, ठीक है, आग। और दूसरा जो निजामुद्दीन तिरुवनंतपुरम जा रहा था एक ट्रेन, कोटा के पास राजस्थान में आग लगा, वो भी B1 में आग लगता है। और ये दोनों घटनाएं एक ही दिन हुई हैं। अब देखिए, मैं बोल रहा हूँ, कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी नाम की चीज होती है मैथ्स में, आप लोगों बहुत लोगों को पता होगा। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे, भारत में हजारों ट्रेन चलते हैं, ठीक है, अगर एक ही दिन B1 कोच के अंदर इंजन के पीछे 2 आग लग चुकी, हालांकि कोई इंजोर नहीं हुआ दोनों ही केसेस में। आग लगना एक नॉर्मल चीज नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूं। तो आई एम श्योर कोई अगर टेक्निकल इशू भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। और राजधानी एक्सप्रेस था ये जो कोटा के पास जो आग लगा ना, तो इससे ज्यादा मैं अभी स्पेकुलेट नहीं करूंगा, इसको थोड़ा देखते हैं क्या इन्वेस्टिगेशन में रिजल्ट आता है। देखिए, आगे हम ईरान वॉर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, वहां पे क्या चल रहा है, लेकिन पहले कंगलों पे आते हैं। बांग्लादेश में कुछ गंभीर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो 2-4 मिनट इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आज BNP पार्टी जो रूलिंग पार्टी है बांग्लादेश में, उनका एक सीनियर लीडर ने कहा कि बांग्लादेश का जो फ्यूचर टाइज है, रिश्ते हैं भारत के साथ, वो गंगा का जो वाटर का ट्रीटी है उसके ऊपर निर्भर है, गैंजेस वाटर ट्रीटी के ऊपर, जो 1996 में साइन हुआ था, जो इस दिसंबर में एक्सपायर हो रहा है और हम रीनेगोशिएट कर रहे हैं। अब ऐसी शर्तें रखी जा रही हैं, ये जो BNP का जो सीनियर लीडर, ये जो मिर्जा फखरुल जो है, जनरल सेक्रेटरी है, उसने ये कहा कि वी वांट टू सेंड अ क्लियर मैसेज टू द इंडियन गवर्नमेंट दैट अ न्यू ट्रीटी मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इमीडिएटली थ्रू डिस्कशंस अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस एंड नीड्स ऑफ बांग्लादेश पीपल। इसका लैंग्वेज आप सुनिए, वी वांट टू सेंड क्लियर मैसेज, ठीक है, द ट्रीटी मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इमीडिएटली। रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है वो, आपको बोल रहा है द ट्रीटी मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इमीडिएटली थ्रू डिस्कशंस, और वो भी अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस एंड नीड्स ऑफ बांग्लादेश पीपल। मतलब बांग्लादेश के लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमें अभी इस ट्रीटी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ऐसा वो शर्त रख रहा है। तो इन लोगों की लैंग्वेज और इन लोगों की टोन आप देखिए कैसे चौड़े होके बात कर रहे हैं। इन लोगों को 2 झापड़ बजाने, डिप्लोमेटिक झापड़ बजाने की यहाँ पे जरूरत है। क्योंकि देखिए, आप में से बहुत लोग मुझे अक्सर कमेंट में लिखते हैं कि हम क्यों इतने हॉस्टाइल बन रहे हैं, टची क्यों हो रहे हैं, उनको बोलना है तो बोलने देखिए। देखिए क्या है बात, कि बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशंस रखने का दायित्व क्या भारत के ऊपर ही है क्या? उनके ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर नहीं है क्या? वो हमारे ऊपर शर्तें रख रहे हैं, तो शर्त तो हमें रखना चाहिए ना, कि जो भड़काऊ बयान आ रहे हैं, ऑलमोस्ट हर रोज हेट स्पीचेस आ रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से, उनके पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई रास्ते में लोग कर रहे हैं। तो जब तक वो बिहेवियर चेंज नहीं होता, तो मैं तो बोलता हूं उल्टा होना चाहिए। भारत को गंगा का वाटर ट्रीटी साइन ही नहीं करना चाहिए जब तक वो अपनी औकात पे ना आ जाएं और ये जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं उनको बंद ना करें। लेकिन यहां पे तो उल्टा हो रहा है। तो आई एम सॉरी टू से दैट इट इज अ फेलियर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। बहुत लोगों को आप में से अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस चैनल के अंदर हम खुल के बात करते हैं, ठीक है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं, हमने बहुत तारीफ भी किया बाय द वे जयशंकर जी का इस चैनल में, ऐसा नहीं है कि कोई हम एंटी हैं, लेकिन जहां जहां गलत है वहां गलत है बॉस। क्योंकि ये तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, और बहुत सारी चीजें हैं फॉरेन पॉलिसी को लेके बांग्लादेश के अंदर जहां मैसअप हुआ है। अब आप यही देख लीजिए ना, मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर है कॉनराड, उन्होंने ये कहा कि जी हमारा भारत बांग्लादेश का जो ट्रेड टाइज और ये सब इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, बोलने में ठीक है, क्योंकि बॉर्डर के इसमें बहुत सारे हाथ लगते हैं, यू नो। हम चाहे यहाँ पे शहरों में बैठ के चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बॉर्डर पे आज भी लोगों के बीच में एक कनेक्शन तो है,
कुछ हद तक। लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि जी बीजेपी के जो फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज है विजय चौथाई वाले जी जो है वो यूएस में थे कुछ हफ्ते पहले, ठीक है, हडसन इंस्टीट्यूट थिंक टैंक के अंदर। इनफैक्ट आरएसएस के जो जनरल सेक्रेटरी है ना, जिन्होंने अभी वर्ल्ड फेमस पाकिस्तान के साथ टॉक्स की बात की, क्रिकेट खेलने की बात की, वो भी वहां थे कुछ हफ्ते पहले यूएस के अंदर हडसन इंस्टीट्यूट और डीप स्टेट के लोगों के साथ वहां इंटरेक्शंस चल रहे थे। तो कॉनराड जो है सीएम जो है मेघालय के, उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि देखो जी बीजेपी के फॉरेन अफेयर्स के चीफ भी तारिक रहमान के बीएनपी पार्टी के टीम के साथ बात कर रहे हैं इस समय। ठीक है, एंगेजमेंट हम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है, लेकिन उस एंगेजमेंट का रिजल्ट क्या है? ये है रिजल्ट जहां पे बांग्लादेश शर्तें रख रहा है हमारे खिलाफ। तो पॉइंट यहां पे रिजल्ट्स क्या है? सी द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी इज द वन विच गिव्स यू रिजल्ट्स, एवरीथिंग एल्स इज नॉइस। वैसे पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है, तो ऐसा कोई मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूं, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि अब मैं टीआरटी वर्ल्ड में न्यूज में देख रहा था, आज तुर्की का न्यूज़पेपर है, उसके अंदर यह आया कि बैक फ्रॉम यूएस ट्रिप मोदीज एलाई पिचेस फॉर थॉ विथ टेंस इंडिया पाकिस्तान टाइज। मतलब तुर्की के न्यूज़पेपर बोल रहा है कि जी आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी जो हैं, द लीडर ऑफ हिंदू पैरामिलिट्री ग्रुप, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते सुधारने की बातें कर रहे हैं यूएस से वापस लौटने के बाद। और आज ही के दिन तुर्की की बात चल रही है तो तुर्की का ही बता देता हूं। जो एक्स पेंटागन का जो ऑफिशियल है माइकल रूबिन, फॉर्मर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का ऑफिशियल, उसने ये कहा कि तुर्की का जो यिल्दिर रहमान जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है वो एक्चुअली भारत के लिए एक थ्रेट है, भारत के लिए एक मैसेज है। जी हाँ, देखिए भारत के पास तो, हमारे पास तो तुर्की को टारगेट करने के लिए तो जो मिसाइल चाहिए वो तो सालों से है हमारे पास, अग्नि सीरीज का तो, लेकिन तुर्की के पास अभी आया है। तो उनका ये कहना है कि जी ये जो यिल्दिर रहमान जो है 3000 केजी वॉरहेड वाला जो मिसाइल है, 25 मार्क तक जो स्पीड जाता है, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक थ्रेट है। तो इस टाइम पे तुर्की के मीडिया आउटलेट्स ये बातें कर रहे हैं। खैर कंगलुओं पे वापस आते हैं। लास्ट ईरान वॉर पे जाने से पहले एक आखिरी अपडेट है। देखिए कंगलू वेस्ट बंगाल के अंदर क्या हुआ, जमात के जो लीडर्स हैं वो अब सलाफिस्ट ग्रुप्स के साथ इस समय मीटिंग कर रहे हैं और उनके साथ समझौता हो चुका है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा ये सलाफी और ये जमात का क्या इक्वेशन है। देखिए ये वहाँ पे सलाफी जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ इस्लाम जो है मानते हैं, सिर्फ कुरान। देखिए वैसे तो सब लोग ही कुरान को मानते हैं, लेकिन एकदम उनका थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा हार्ड कोर समझ लीजिए, हदीस को लिटरली मीनिंग देता है। वो इलेक्शंस, पॉलिटिक्स, इन सब में बिलीव नहीं करते। और जमात जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर वो काम करने की एटलीस्ट दिखाता है। तो जमात और सलाफिस्ट ग्रुप्स जो है बांग्लादेश के अंदर, उनकी कभी नहीं बनी है इतने दशकों तक। इनफैक्ट उनके आपस में मुठभेड़ भी होते थे, झगड़े भी होते थे, वायलेंस भी होता था। अब सलाफी ग्रुप्स और जमात के बीच में इस समय मीटिंग्स हो रही है राजशाही में, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के पास। मैं आपको वापस याद दिला दूं, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे सारे जमात ने सीट्स जीत ली हैं। तो अब ये सलाफी ग्रुप्स के साथ इनकी मीटिंग्स हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो रेडिकल्स हैं और ये जो सलाफी ग्रुप है, ये इनकी फंडिंग जो है पाकिस्तान से आता है, तुर्की, सऊदी अरेबिया से आता है, तुर्की भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है अपना एजेंडा लेके। तो वो, और ऊपर से जमात भी अभी उनके साथ काम कर रहा है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के अंदर, और इसका इम्पैक्ट हमारे वेस्ट बंगाल के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। हमारे बॉर्डर पे सारी चीज स्टॉर्म बिल्डअप हो रहा है। अब ये स्टॉर्म किस रूप में भारत की तरफ आएगा, आगे हम इस चीज को इस चैनल में ट्रैक करेंगे। देखिए आज यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर ड्रोन से हमला हो गया और वहां पे एक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऊपर हमला हो गया, और वहां पे जो अल दफरा रीजन जो है वहां पे ये हमला हो गया। बराख न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये। कोई रेडियोलॉजिकल सेफ्टी लेवल में कोई ब्रीच नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और लेकिन डैमेज हुआ है यहाँ पे इक्विपमेंट वहां पे, ये नोट करने वाली बात है, खास करके पावर जनरेटर। देखिए अमेरिका ने जो 5 शर्तें रखी हैं ईरान के सामने, डोनाल्ड ट्रंप ने उन 5 शर्तों को ईरान ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और फिर ईरान ने अपने शर्तें भी रखे, फिर अमेरिका ने उनको भी रिजेक्ट कर दिया। अब ये जो 5 शर्तें हैं जिनमें डिस्कनेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। ईरान ने बोला था हमें मुआवजा चाहिए, डैमेजेस चाहिए, जो डिस्ट्रक्शन यूएस ने ईरान के अंदर किए हैं। अब वो अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया। अमेरिका ने बोला एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे हम लोग, ठीक है।
और अमेरिका ने बोला ये जो 400 किलोग्राम का यूरेनियम है हमको लाके दो या हमको लेने दो जाके, ये अमेरिका ने बोला। ईरान ने बोला हम नहीं देंगे, अमेरिका ने बोला यहाँ जा हमको चाहिए। फिर ईरान ने बोला कम से कम 25% जो हमारा एसेट फ्रीज किया वो तो दे दो हमें, ईरान ने बोला। अमेरिका ने बोला नहीं, 25% भी हम नहीं देंगे आपका जो एसेट्स हमने फ्रीज करके रखा हुआ है। फिर ईरान ने बोला आप एक काम करो, जो लेबनान में जो हमले कर रहे हो हिजबुल्लाह के साथ और जो बाकी जगह पे जो आप हमले कर रहे हो सब बंद कर दो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। अमेरिका ने बोला ये तो सोचना भी मत। तो इन 5 शर्तों पे यहाँ पे बहुत बड़ी डिस्कनेक्ट हो गई ईरान और इजराइल के बीच, ईरान और अमेरिका के बीच में। और ट्रम्प बाबू जो हैं उसने ये पोस्ट किया, इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म। मतलब अब आगे बहुत बुरा होने वाला है ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प दिखाने की कोशिश कर रहा है ईरान के साथ। और ईरान ने ये जो मोहसिन नकवी है पाकिस्तान का जो फेल्ड नेगोशिएटर, उसको वापस कुछ नए डिमांड्स दिए हैं। अब ये मोहसिन नकवी उस डिमांड्स को तोड़ मरोड़ के वापस अमेरिका को पेश करेगा और वापस यहाँ पे टाइम खोटा करेगा सबका। देखिए वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे एक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ट्रम्प ने नेतान्याहू से फ़ोन पे बात किया और जैसे ही फ़ोन पे बात किया उसके बाद में नेतान्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग बुला दी कैबिनेट की। मतलब यहाँ पे ठुकाई तय है ईरान की, क्योंकि इमरजेंसी मीटिंग एक फ़ोन कॉल के बाद में आ गया। देखिए यहाँ पे अमेरिका ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करने वाला है, क्योंकि यूएस का जो मिलिट्री ब्रिज है फ्लाइट रडार में इस समय दिखा रहा है कि वो ब्रिज बहुत ही एक्टिव है और बहुत जल्द रीस्टार्ट हो जाएगा एक्शन। और जैसा हमने डिस्कस किया, ट्रम्प ने नेतान्याहू से बात किया फ़ोन पे और उसके बाद में नेतान्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग बुला दी है। यहाँ पे बहुत बड़ी एस्केलेशन किया है यूक्रेन ने, बाय द वे रशिया के अंदर। मेरे को अभी नंबर्स सामने जो आ रहे हैं वो दिख रहे हैं, 130 ड्रोन्स माना जा रहा है मॉस्को के अंदर दागे हैं। आप इमेजिन कीजिए मॉस्को के अंदर 130 ड्रोन्स। फरवरी 2022 से लेके आज सबसे बड़ा एस्केलेशन यहाँ पे हुआ है। और आज ईरान बैक्ड टेररिस्ट प्लॉट एक था डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेशन करने का, मोहम्मद बकीर साद दाऊद अल सादी, इतना बड़ा नाम, इसको अरेस्ट कर दिया गया है। ये ईरान बैक टेरर ग्रुप था जहां पे अब ये माना ये जा रहा है कि 20 हमले करने वाला था, अटैक करने वाला था यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर भी। तो इसको अब पकड़ लिया गया है। ये अमेरिकन एजेंसीज ये बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा बर्स्ट है, इसको अमेरिका लेके आया गया इस समय। और आज चाइना ने भारत को भी वापस प्रोवोक किया। यहाँ पे जो विक्टर गाओ उनका जो एनालिस्ट है, कमेंटेटर है, देखिए चाइना के अंदर कोई भी कमेंटेटर ऐसे ही नहीं बनता, सीसीपी के अप्रूवल से ही बनता है। गवर्नमेंट वहाँ की जो है उनके अप्रूवल से ही कमेंटेटर्स बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेट सैंक्शनड ही समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे विक्टर गाओ जो है उसने कहा है कि ये जो मैकमोहन लाइन है इसको तो चाइना रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, लेकिन चाइना भी अगर चाहे तो एक लाइन खींच के बोल सकता है ये विक्टर गाओ लाइन है और कल चाइना भी क्लेम कर सकता है। ऐसा उसने आज एक भारत को, मैं धमकी तो नहीं बोलूंगा लेकिन प्रोवोक करने की कोशिश की है। और उसने बोला कि जी ये जो नदी है, नदी के उस पार से का जो पूरा जमीन है वो चाइना का है, अरुणाचल प्रदेश तो है ही, वो बोल रहा है उसके आगे का भी हमारा चाइना का है। उसने वही हमेशा की तरह रिकॉर्ड दोहराया कि मैकमोहन लाइन इलीगल है क्योंकि वो ब्रिटिश ने ड्रॉ किया बिना चाइना के पार्टिसिपेशन के। और फिर जैसे ही उसने ये बात बोला, चाइना के सोशल मीडिया के अंदर सब लोग उसको सपोर्ट करने लगे। तो कहीं ना कहीं चाइना के अंदर इस समय एक कंसोलिडेशन बनाया जा रहा है कि जी भारत के खिलाफ ये जो चीज़ें ये लोग बोलते हैं ये पूरा एक पुश दिया जा रहा है इतना। लेकिन वो यहाँ रुका नहीं, उसने ये भी कहा कि जी भारत 20 साल पीछे है चाइना से, इनफैक्ट 30 साल पीछे भी हो सकता है भारत। 1978 में चाइना का इकोनॉमी और भारत का इकोनॉमी सेम लेवल पे था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा सच तो है, चाइना डेफिनेटली काफ़ी आगे है बहुत सारे फील्ड्स के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप ले लीजिए या बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि ये किस इंटेंशन से इस समय ये बातें कर रहा है। ये इस समय भारत के बॉर्डर्स का इशू अभी क्यों लेके आ रहा है इस टाइम पे जब रिश्ते सुधारने की बातें चल रहा है। तो चाइना भी यहाँ पे डबल गेम खेलता है, एक तरफ दोस्ती का बात करता है और दूसरी तरफ ये जो चीज़ें हैं ये चालू रखता है वो।
लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, फ्रॉम अ इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव डेफिनेटली चाइना काफ़ी आगे, उनके पीएचडीज भी ज़्यादा है, स्टार्टअप्स वगैरह भी ज़्यादा है, इकोनॉमी भी काफ़ी आगे गई है। लेकिन फ्रॉम वेपन्स पर्सपेक्टिव उनका जो परफॉर्मेंस है वो तो हमने देखा है, मई महीने में एयर डिफेंस सिस्टम चलता ही नहीं है, लिटरली डज नॉट वर्क। सो आई थिंक, और कंबोडिया थाईलैंड के वॉर के अंदर भी हमने देखा था कि जो कंबोडिया के जो रॉकेट लॉन्चर्स थे ना चाइनीज, वो पूरे खुद ही एक्सप्लोड हो रहे थे, राइट। तो ये तो इनका इक्विपमेंट की क्वालिटी है। तो इसने डिफेंस के कंटेक्स्ट में ये कहा, एक्चुअली ये 20 साल आगे इसने उस कंटेक्स्ट में कहा कि जी हमारी इकोनॉमी आगे है, तो भारत कभी भी 100% इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, ऐसा उसने आज हमारे वेपन्स के बारे में कहा। तो उस पॉइंट पे मैंने अभी ये पॉइंट बताया आपको। और देखिए, ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल ने भारत का सबसे पहला सेमीकंडक्टर फैब जो है, जो ढोलेरा में होगा गुजरात में, उसका एग्रीमेंट साइन कर लिया था। ये मैंने आपको कल बताया था, लेकिन ये साइनिंग के बारे में शायद मैंने नहीं बताया था, मैंने बताया था होने वाला है कर, तो वो हो चुका है। 300 mm का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन होगा। 300 mm थोड़ा बड़ा है, मतलब अभी आजकल 28 nm का हम लोग ये कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब वो 14 nm तक आएगा, लेकिन मार्केट अभी 3-4 nm तक पहुंच रहा है। $11 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, पाकिस्तान को पांडा, उसका जो पांडा बॉन्ड जो है पाकिस्तान का, वो अब चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है, और मतलब चाइना के इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। अब पाकिस्तान ने अपना ये जो बॉन्ड है वो रिलीज़ कर दिया है, अप्रॉक्सीमेटली 250 मिलियन के आसपास का ये है। और ये एसेंशियली पाकिस्तान को चाइना के कैपिटल मार्केट्स के अंदर एक्सेस देता है। बहुत बड़ी रकम नहीं है, $250 मिलियन तो हमारे यहाँ पे कोई कंपनी का रेवेन्यू होता है। बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर हम देखेंगे 10-20 साल के रेंज में, अगर इन लोग इसको अगर एक्सपैंड करते हैं तो ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हालांकि मुझे लगता है ये फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है इस समय उसके इकोनॉमी को लेके, सिर्फ चाइना ही है जो हेल्प कर सकता था। बाकी कोई भी देश जिसके पास जिसके लोगों के पास दिमाग है, कोई भी ये पाकिस्तान के बॉन्ड को एंटरटेन नहीं करेगा। चीनियों ने भी सोचा होगा 250 मिलियन भीख देने से अच्छा है कम से कम बॉन्ड के रास्ते से ले लें। सब हवाबाजी है पाकिस्तान का, जो कोई वहां पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। कैश देने से अच्छा बॉन्ड के रूप में बस इशू कर रहे हैं। यूक्रेन ने वैसे मॉस्को के अंदर ड्रोन अटैक्स कर लिए, कीव के अंदर जो व्लादिमीर पुतिन ने हमले किए थे उसके रिस्पॉन्स में। अब आज उसमें एक इंडियन भी मारा गया है और बहुत सारे लोग इंजोर भी हो गया। अब मॉस्को के अंदर ड्रोन अटैक्स ऑलमोस्ट हर हफ्ते हो रहे हैं। अब आप देखिए ये वॉर किस लेवल पे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, बहुत लोगों की नज़र नहीं है, लेकिन ईरान वॉर से कहीं आगे के लेवल पे चल रहा है ये रशिया यूक्रेन वॉर। और चाइना का जो ट्रेजरी होल्डिंग है यूएस के अंदर, वो ऑल टाइम लो पे है। आई मीन एक टाइम पे 2011 में $1.3 ट्रिलियन हुआ करता था, आज वो 650 बिलियन पे आ चुका है। तो अमेरिका डीकपल हो ना हो, लेकिन चाइना जरूर यहाँ पे डीकपल हो रहा है। और ताइवान को लेके अमेरिका अभी थोड़ा मिक्स सिग्नल्स दे रहा है। मैं जस्ट न्यूज़ में देख रहा था, ट्रंप ने पहले कहा कि जी ताइवान ने हमारा जो चिप इंडस्ट्री को छीन लिया, बढ़ने नहीं दिया, और नाराज़गी दिखाया ताइवान से चाइना के ट्रिप जाने के बाद। और उसका जो चमचा लिंडजी ग्राहम आज बोलता है कि जी नहीं नहीं, ट्रंप को देना चाहिए ताइवान को वेपन्स, क्योंकि ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक और वॉर स्टार्ट करने का। जी हाँ, ऐसी बातें वो कर रहा है, मतलब उसने कहा नहीं, वो ही मेंट दैट, राइट। चलो जी, बहुत हो गई सीरियस बातें, अब समय है कॉमेडी टाइम का, और कॉमेडी माने पाकिस्तान। तो आज कौन सा क्लिप है जी? ये एक हमारे सब्सक्राइबर ने एक भेजा है, सिंह नाम के एक यूजर है हमारे, उन्होंने मुझे डीएम किया था, तो मुझे एक इंटरेस्टिंग लगा ये क्लिप। तो आप ये सुन लीजिए, पाकिस्तानी क्या लाहौरी चूर्ण कर खा रहे हैं। यासिर मुनीर एक दफा तुम आ, अच्छा जब आए तो फिर माफी मांगने शुरू हो गए। अभी तो आए भी नहीं पूरे हम तो अभी सीधे सीधे हुए थे। 50 जहाज फैसल साहब हमने लॉक किए थे इनके उस दिन, लेकिन हमारे साथ छोड़ दिए। 43 माओ के बच्चे थे, गलती से आ गए थे और कह दिया कि आइंदा ना आना। वो नहीं आए, उसके बाद वो उठे नहीं। इंडियन एयरफोर्स ने एक जहाज में टेक ऑफ नहीं किया उसके बाद।
जो कह रहा था कि असम मुनीर एक दफा तू आ। तो भाई अलग लेवल पे क्या नशा करते हैं यार ये लोग, क्योंकि तो अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये रीस्टार्ट होते हुए दिख रहा है और इसमें आई थिंक भारत के लिए भी ऑयल प्राइसेस वापस बढ़ सकते हैं, वी कांट रूल दैट आउट। और पाकिस्तान की अगर बात करें, वो लोग इस समय उनकी भी हालत बद से बदतर हो रही है कि वहाँ पे भी अभी खबर आ रही है कि वापस फ्यूल प्राइसेस और सारे प्राइसेस, उनके गैस प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आईएमएफ ने 11 शर्तें अभी रखी हैं, उनके अंदर ये प्राइसेस बढ़ाना भी है। तो इसलिए उनको और ज़्यादा यहाँ पे अभी हालत वहाँ पे ख़राब होगा। और इस चीज़ को हम ट्रैक करते रहेंगे इस चैनल में, इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी दिया है ये इकट्ठा करके आपको 30 मिनट के अंदर कहीं पे भी नहीं मिलेगा यूट्यूब में। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक का बटन तो कर ही दीजिए। और कमेंट ज़रूर आप करके बताइए कि भारत को ये बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम है इससे कैसे डील करना चाहिए आपके हिसाब से। आप कमेंट में लिख के बताइए अपना ओपिनियन, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।